और यहाँ से दिव्यांगजन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति हैं जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी तंत्र की हानि से पीड़ित होते हैं, जिससे सामान्य जीवन से विभिन्न बिंदुओं का सामना करना पड़ता है। दिव्यांगजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक संवेदी तंत्र से हानि से पीड़ित होते हैं। किसे? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी तंत्र की हानि से पीड़ित होते हैं, जिससे सामान्य जन्म में विभिन्न बाधाओं का सामना करना, जिसे सामान्य जीवन में विभिन्न बाधाओं का सामना पड़ता है। वह दूसरों की तरफ समान आधार पर समाज में अपना पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में अक्षम होते हैं। ठीक है। दिव्यांगजन की अगर परिभाषा पूछी जाए तो हमने सिर्फ इतना बताया जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी तंत्र से की हानि से पीड़ित होते हैं। ठीक है। भारत में कितने दिव्यांगजन हैं इस समय? 2.1%। भारत में दिव्यांगजन कितने हैं? 2.1%। टोटल डेटा ऑफ दिव्यांगजन कितना है? 2.1%। कितना है? 2.1%। भारत में आबादी कितनी है? 2.1%। ठीक है। अब हम बात करते हैं दिव्यांगजनों की 44% महिलाएं हैं। ठीक है। याद, इस डेटा को बिल्कुल सेक्रीफाइस डेटा है, इसको याद करना है। टोटल आबादी का मतलब हिस्सा 2.1% दिव्यांगजन है, जिसमें से 44% महिलाएं हैं। 69% दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 44% एकदम डेटा क्लियर रखिए, 44% महिलाएं हैं, 69% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 55% जो आपका जो दिव्यांगजन है वो निरक्षर है। क्या है? निरक्षर है। इसमें चुनौतियाँ क्या क्या है? रूढ़िवादिता पाई जाती है, सामाजिक कलंक, अधिकारों और अवसर तक पहुंचने में सामाजिक बाधाएं पैदा करते हैं। देखिए रूढ़िवादिता पाई जाती हैं, जैसे आप देखते हैं कि एक आंख वाले से का सुबह मुँह नहीं देखना चाहिए, लंगड़ा व्यक्ति है। दिस टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप आप लोग देख सकते हैं, आप समाज से ही देख सकते हैं। नीतिगत बाधाएं, जागरूकता की कमी है। अब अभी देखिए जैसे दिव्यांगजनों के लिए अभी बसों में चढ़ने की जगह नहीं है, मतलब बड़ी समस्याएं हैं उनके लिए। इवन ये मान लीजिए अगर आप दिव्यांग पर्सन हैं तो आपको रूम जो मिलते हैं उन बाथरूम में आने जाने तक की ये समस्या है। सार्वजनिक स्थानों पहुंच में बाधा है, ये देख लिखा है। नेत्र आदि के लिए संचार संबंधी चुनौतियां। गरीब और दिव्यांगता एक दूसरे से को पोषित करते हैं। गरीब और दिव्यांगता एक दूसरे को पोषित करते हैं। अब सोच लीजिए कानूनी प्रावधान क्या है? 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, आरपीडी अधिनियम 2016। ठीक है। 18 वर्ष तक कानूनी प्रावधान क्या किए गए हैं दिव्यांग प्रावधान के लिए? 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा और पीढ़ी अधिनियम 2016। सरकारी रोजगार शिक्षा में क्रमशः 4 से 5% का आरक्षण की व्यवस्था। कितनी? 4 से 5% की व्यवस्था। ठीक है। 4 से 5% की आरक्षण की व्यवस्था। कानूनी प्रावधान क्या है? 18 वर्ष तक आपको क्या है? निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। आरपीडी अधिनियम 2016। आपको देखिए 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। ठीक है। फिर आपको क्या है? फिर आपको क्या? आरपीडी अधिनियम 2016 के तहत क्या है? सरकारी शिक्षा में 4 से 5% आरक्षण की व्यवस्था की। कितनी? 4 से 5%। अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ। आरपीडी अधिनियम 2016 में सरकारी रोजगार और शिक्षा में 2%, 4 से 5% शिक्षा दी गई। और दो एनईपी जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिव्यांगजनों की राष्ट्रीय नीति बनाई गई। दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 को इसको लागू किया गया है। ठीक है। 2020 दिव्यांगजन के रूप में संबोधित करना, कलंक के दूर करना है। मतलब जैसे पहले हम लोग विकलांग बोलते थे, अब दिव्यांगजन के रूप में संबोधित करने लगे। इनसे संबंधित योजना क्या है? ADIIP है, DDRS है, NDFDC है, सुगम भारत अभियान है। क्या है योजनाएं आपकी? कौन कौन सी है योजनाएं में अगर हम बात करें? सुगम भारत अभियान है, DDRS है, सुगम भारत अभियान है। ये सब है। और वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करें, वैश्विक स्तर पे अपने पास क्या है? UNCRPD है, बिकागो मिलेनियम फ्रेमवर्क है, इचियन रणनीति है। कौन सी? एचियन रणनीति। ये बस मतलब ये लिखना है भाई, भी समझ रहे हो? ये लिख दोगे ना बिल्कुल एडवांस, बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि ये जो सोसाइटी और सोशल जस्टिस के लिए कोई पढ़ता नहीं है एक्स्ट्रा। अगर आप समझ, एवरेज तो सबको मिल रहे हैं, अगर आप इससे बेटर करना चाहते हैं ना, इसके लिए ये पढ़ रहे हो आप लोग। नहीं तो मतलब आप इसको पढ़िए, मतलब पढ़िए तभी अगर आपको मतलब एक अच्छा मार्क्स लाना हो। अगर आपको जैसे 10 में से 4 या 3 नंबर लाने हो, बिल्कुल आपके 3.5 तक तो ऐसे ही आ जाएंगे बिना पढ़े। कुछ नहीं आपको जब। अब ये बताइए आपको दिव्यांग क्या होता है? आपको पता ही होगा। ठीक है। आपको दिव्यांग के बारे में पता ही है। ठीक है। जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, संवेदी तंत्र से पीड़ित होते हैं। ठीक है। चुनौतियां हमें पता ही हैं। ठीक है। कुछ ये पहले नहीं याद है, पहले मैं अभी वही लिख देंगे सरकार ये कर रही है, वो कर रही है।
कुछ ऐसा मतलब ऐसा लिख देंगे जो उसमें लगे कि हाँ सरकार, मतलब कॉमन पॉइंट होंगे वो सब लोग लिख देंगे। अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो ये लिखिए, योजनाएं आपकी ADIP है, DDRC है, NDFDC है, सुगम भारत अभियान है, ये लिखिए क्या है। फिर योजनाएं आपकी ADIP है, 18 वर्ष से निःशुल्क शिक्षा की आप बात नहीं कर दी है। RPD अधिनियम 2016 की बात बताइए। NEP 2016 में NEP 2020 में आई, तो दिव्यांगजनों की राष्ट्रीय नीति 2006 तैयार की गई है। और इसके बाद वैश्विक सम्मेलनों की बात कर दीजिए आप, जैसे विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, कैसे विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, ठीक है, विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, सॉरी, विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क क्या है, विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, UNCRPCD, UNCPRD है, विवाको सम्मेलन है। देखिए पेन पेपर लेके बैठिए, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ अब लिखिए मन मन में, मतलब ऐसे लिखते जाइए, आंख बंद करके, मतलब लिखते जाइए। विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क है, इचियोन रणनीति है, ठीक है। दिव्यांगजन टोटल अभी कितनी है, 2.1% है दिव्यांगजन की आबादी, जिसमें से नेत्रहीन कितने हैं, 55%, नहीं सॉरी, हाँ नहीं 55% निरक्षर थे, सॉरी 55% कितने हैं, निरक्षर हैं। और कितनी आबादी महिलाओं की है, 44% महिलाएं, 44 महिला पैसा है। 69% कितने हैं, दिव्यांगजन हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 69% कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 69% सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 55% निरक्षर हैं, ठीक है। और इनके लिए योजनाएं हमने अगर हम बात करें इनके लिए, ठीक है। अब ये बताओ दिव्यांगजनों के लिए हमारे मौलिक अधिकार और DPSP में क्या संबंध है, मतलब कुछ दिया है क्या, नहीं, ठीक है। ये बात आगे की राह क्या होगी, प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप करना, प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप, डेटा संग्रह, सामाजिक सुरक्षा, सहायक देखभाल में सुधार कर, हमारे बारे में कुछ नहीं, हमारे बिना कुछ नहीं, सिद्धांत पर नीतियों का निर्माण करना और चाहिए। ये देखिए एकदम बढ़िया पॉइंट मिला आपको, इसमें लिखा है हमारे बारे में कुछ नहीं और हमारे बारे में कुछ नहीं, हमारे बिना कुछ नहीं, न सिद्धांत के आधार पर नीतियों का निर्माण करना। हमारे बारे में कुछ नहीं, हमारे बिना कुछ नहीं, सिद्धांत के आधार पर नीतियों का निर्माण करना, ठीक है। अब हम दिव्यांगजनों के लिए जो अधिनियम आया, दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम है 2016, उसके बारे में बात करें। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, सुप्रीम राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज, RPW एक्ट 2016। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों की सार्वजनिक स्थलों और सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य नियम बनाया जाए। भाई अब ये हुआ, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दिव्यांगजन, इसको पहले याद करिए पूरा क्या, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया, इसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दिव्यांगजनों के सार्वजनिक स्थल, पब्लिक प्लेस होते हैं पर आपको सेवाओं का मतलब निर्बाध पहुँच होनी चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, उसके लिए स्पष्ट नियम भी होने चाहिए सर। तो अभी हम अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, इसके हम अधिनियम से ये क्या हो रहा है, सॉरी अधिनियम के मुख्य प्रावधान की बात करें तो अधिनियम दिव्यांगजन को परिभाषित करता है। अनुच्छेद मतलब अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या है, ये दिव्यांगजन को प्रभावित करता है। दिव्यांगजन को की परिभाषित कौन करता है, सॉरी परिभाषित डिफाइन कौन करता है, RPW एक्ट 2016, ठीक है, ये करता है। और सुगमता निर्णय से मुख्य बिंदु क्या है, सुगमता के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण, मानवीय और मूल अधिकार है। अच्छा ये बताइए मानवीय और मूल अधिकार, ठीक है, ये है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, दिव्यांगजनों को सामाजिक मॉडल परिवर्तन करने के लिए सामाजिक बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना, देखो सामाजिक बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना हमें, ठीक है। और उसके बाद क्या है, RPW की धारा 24 के तहत सार्वभौमिक डिजाइन, व्यापक समावेशन, सहायक प्रौद्योगिकी मानकों को तैयार करना अनिवार्य रूप से कहा गया, ठीक है। अरे यार ये इससे इरेज नहीं होता, इससे इरेज होता है, इरेजर का साइज, अरे यार इस इरेजर का साइज है, बंद कैसे होगा, ऐसे बंद होगा ये, ठीक 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 ठीक, हाँ
RPW की धारा 24 के तहत सार्वभौमिक डिजाइन व्यापक समावेशन प्रौद्योगिकी सहायक मानव तैयार करना अनिवार्य है। सीधे याद करना है, RPWD 2016 की धारा 40 के तहत सार्वभौमिक डिजाइन व्यापक समावेशन सहायक प्रौद्योगिकी मानकों को तैयार करना है। RPDW 2016 के अनुसार हम धारा 2040 की धारा 40 के तहत हमें बेसिक इंफ्रा के लिए क्या है, इनको सहायक प्रौद्योगिकी देना, व्यापक सार्वभौमिक डिजाइन व्यापक समावेशन तैयार करना था। अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे? अधिनियम ये पहले तो डिफाइन करती है, ठीक है, पहले तो ये डिफाइन कर देती है कि दिव्यांगजन क्या होते हैं। 21 विकलांगताओं को मान्यता देती है। एसिड अटैक पीड़ित, देखो समझ लो, एसिड अटैक पीड़ित, देखो जैसे मुझे ये नहीं पता, एसिड अटैक पीड़ित को दिव्यांग की श्रेणी में, बौद्धिक दिव्यांगता, ठीक है, मानसिक बीमारी, ये सब आती हैं, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य है। संस्थाएं जो है राष्ट्रीय राज्य निधि आयुक्त, केंद्रीय राज्य सलाहकार बोर्ड, विशेष न्यायालय, लोक अभियोजक बनाए। इसका सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पहुंच सुनिश्चित करना है, मतलब अनिवार्य पहुंच सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? अनिवार्य पहुंच सुनिश्चित करना है। सामाजिक मॉडल दृष्टिकोण के माध्यम से दिव्यांग के अधिकार को कायम करता है। वरिष्ठ नागरिकों के सीनियर देखभाल के लिए, ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए, वरिष्ठ नागरिक की देखभाल की इसमें सीनियर सिटीजन के क्या 2035 तक हमारी जो है अप्रॉक्स, शायद 2035 तक 57% जनसंख्या हमारी, ये लिखा तो है 2050 तक, क्या है इसमें है, 2050 तक 2/3 बुजुर्ग निम्न मध्यम आय वाले देशों में रहेंगे, ठीक है। जनसंख्या जो 60+ होती है लगभग 10%, 2050 तक 20 हो जाएगी। UNFA 2023, ये याद रखना, UNFA 2023, UNFA 2023, ठीक है। और हमारी जनसंख्या जो 60+2 होगी, 2050 तक 20% से अधिक हो जाएगी। 2020 में 60+ वाली आयु की जो वैश्विक जनसंख्या 1 बिलियन थी, 2050 में 2.1 बिलियन होंगी, ठीक है। ये याद रखिए, 2020 में जो 60+ एज वाले जो लोग होते हैं उनकी 1 बिलियन थी संख्या, अब 2050 में 2 बिलियन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 बिलियन पहुंच जाएगी, ठीक है, नोटेड, ठीक है। इसके समस्याएं क्या क्या हैं भाई? वृद्ध देखभाल का अभाव क्यों हो जाएगा? अभी हमने जैसे सामाजिक जब स्टार्टिंग पढ़ते हैं तो परिवार की चुनौतियां हो गई, परिवार की चुनौतियां हैं, ठीक है, कितनी परिवार की चुनौतियां हैं, क्योंकि एकल परिवार का बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए वृद्धाश्रम वो बढ़ावा हो रहा है। चुनौती सामाजिक है। सामाजिक चुनौतियाँ क्या है? ग्रामीण शहरी असमानता, लैंगिक असमानता, बुजुर्गों के अनुकूल पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव है। आर्थिक निर्भरता जो है 70% बुजुर्ग परिवार पर ही निर्भर है। डिजिटल निरक्षरता है। अविकसित देखभाल अर्थव्यवस्था, कम मूल्यांकित, कम वेतन वाली देखभाल नौकरियां हैं भाई, और क्या, ठीक है। अब अनुच्छेद 21 जो देखो, अनुच्छेद 21 जो है वृद्धावस्था में सार्वजनिक सहायता के अधिकार देता है। 7वीं अनुसूची जो वृद्धावस्था पेंशन सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की बात कौन सी है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या लिखा? समवर्ती सूची के विषय में, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में लिख रखा है, ठीक है। तो वृद्धावस्था किस में जाता है? 7वीं अनुसूची में है। अनुच्छेद 41 जो बात करता है वृद्धावस्था में सार्वजनिक सहायता व्यवस्था करना, ठीक है। विधायी नीति क्या है? माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007, नालसा योजना 2016, NPOP 1999 और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता करना, ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता करना, ठीक है। मैं ये 2 ही याद कर लेना, ज़्यादा मत है, जैसे इसमें आप लोग ज़्यादा मत याद करना, जितना देखो मुझे याद हो जाए वैसे ही मैं बताता हूँ। तो संविधान में तो हमें अनुच्छेद 48 याद ही, 7वीं अनुसूची याद ही करेंगे, ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसके बाद इधर आ जाओ, इधर पे हम नालसा योजना 2016, ठीक है, और फिर हम ये याद है NPOP राष्ट्रीय, हाँ, NPOP है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, राष्ट्रीय सामाजिक नालसा योजना 2016 है, और NPOP 1999 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, जैसे हम लोग इग्नू पढ़ते थे वैसे IGNO APS है, ठीक है। ये आप IGNO APS डायरेक्ट भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, भारत द्वारा क्या पहले की जैसे प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, अटल वयोवृद्ध योजना, याद करो यार, ये लिख के। भारत में कौन सी वृद्धावस्था के लिए याद, भारत क्या क्या प्रावधान करता है?
पहला पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2-3 बार बोलिए आप भी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब आई? 2015 में। फिर उसके बाद क्या है? अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना का अटल वयो अभ्युदय योजना, ठीक है। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय वयोश्री योजना। देखो, अटल वयो अभ्युदय योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, और स्केड पोर्टल याद रखना। स्केड पोर्टल कौन सा है? स्केड पोर्टल, ठीक है। स्केड पोर्टल, SSCRAD पोर्टल, ठीक है। स्केड पोर्टल है। और सेज पहल है। कौन सी पहल? कौन सी है? इनिशिएट हमने कौन सी की है? इनिशिएट हमने की पहल। और कौन सी? सुगम भारत अभियान। फिर 5वां कौन सी है? सुगम भारत अभियान, ठीक है। सुगम भारत अभियान। चलो, अभी मैं आपको याद हो गया होगा, चाहे एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 2015। अटल फिर प्रधानमंत्री, आंखें बंद कीजिए मेरे साथ, ठीक है। मैं भी आपके साथ मतलब जैसे पढ़ता हूँ तो आंखें बंद करके मतलब ये सब रिवाइज करता हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। प्रधानमंत्री, चलो प्रधानमंत्री एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बंद करते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो उदय योजना। फिर वयो था तो एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना। वयो 2 हो गए, 2 वयो वाली हैं। अटल वय वंदन योजना, हाँ। तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना था, अटल अभ्युदय योजना, और राष्ट्रीय वयोश्री योजना। सेकंड पोर्टल, सेज पहल है आपकी, और सुगम भारत अभियान था, ठीक है। अब इससे आगे रहा क्या है? स्वस्थ आयु वृद्धि और सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, ठीक है। सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य एकीकरण करना, स्वास्थ्य का हमें सशक्तिकरण करना है। वृद्धों की देखभाल, निवारक स्वास्थ्य सेवा एक साथ करने हैं। और हमें सामाजिक सशक्तिकरण के लिए बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग मॉडल, ठीक है। बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग मॉडल। अभी हम एक यहाँ पर एक वो लाए थे इसके लिए, दिव्यांगों के लिए था ना, बहुत ही बढ़िया पैडल थी। क्या थी? याद नहीं आ रहा, याद करो। क्या था वो? धरती बाबा है, अनुसूचित जातियों के खिलाफ, श्रेयस पोर्टल, नमस्ते। हाँ, ये थे। हमारे बारे में कुछ नहीं, हमारे बारे में कुछ नहीं, हमारे बिना कुछ नहीं, ठीक है। हमारे बारे में कुछ नहीं और हमारे बिना कुछ नहीं, ये किससे थी? ये थी दिव्यांगजन के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग मॉडल लाना, ठीक है। बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग मॉडल लाना, ठीक है। और पुनः कौशल विकास पेंशन करना, ठीक। और इसके बाद अपना एक थोड़ा सा और बचा है, इसको ख़त्म कर लेते हैं। 5, हाँ, बस 2 ही पॉइंट बचे हैं। उसके बाद क्या है? अंतर पीढ़ी का संवाद की कमी। हेल्पेज इंडिया द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। हेल्पेज इंडिया द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्पेज इंडिया द्वारा जारी अंडरस्टैंडिंग इंटरजनरेशनल डायनेमिक्स एंड पर्सन्स ऑन एजिंग रिपोर्ट, ठीक है। हेल्पेज द्वारा जारी अंडरस्टैंडिंग इंटरजनरेशनल डायनामिक्स एंड पर्सन्स ऑन एजिंग रिपोर्ट में बताया कि हालिया जनसांख्यिकीय बदलाव और परिवर्तित पारिवारिक संरचनाओं ने पीढ़ियों के बीच संबंधों में गहराई से प्रभावित किया है। वृद्धावस्था के बारे में नकारात्मक धारणाएं, उदाहरण के लिए देखो, अंतरपीढ़ी का संवाद की कमी, इंटरजनरेशनल एक कम्युनिकेशन गैप है, इसके लिए हेल्पेज इंडिया एक पहल थी, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। कौन सी थी? अंडरस्टैंडिंग इंटरजनरेशन डायनेमिक्स एंड परसेशन ऑन एजिंग रिपोर्ट है, ठीक। इसके बाद कहते हैं वृद्धावस्था के बारे में नकारात्मक धारणाएं लाना, जैसे उदाहरण के लिए बुजुर्ग वृद्धावस्था को नकारात्मक भाव से जोड़ना, युवा बुजुर्गों को भावनात्मक संकट और भावनात्मक अलगाव को कम आंकते हैं, ठीक है। डिजिटल विभाजन, केवल 41% है उनके पास स्मार्टफोन है, 13% सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। डिजिटल शिक्षण चुनौतियां कम है, युवा बेरोजगारों को उदासीन या भुलक्कड़ समझते हैं, ठीक है। यही समस्या है भाई, वृद्धावस्था को नकारात्मक उदाहरण मानने, भुलक्कड़ समझना है, स्मार्टफोन के बारे में जानकारी नहीं, भावनात्मक संकट है, भावनात्मक अलगाव कम आंकते हैं ये लोग, ठीक है। बुजुर्ग युवाओं को आधेरिता मतलब जल्दबाजी में के दिए गए स्पष्टीकरण का हवाला देते हैं बुजुर्ग, हाँ ये भी है, ठीक है। बुढ़ापे से जुड़े डर क्या है? अकेलापन, खराब स्वास्थ्य, वित्तीय अस्थिरता, परिवार की देखभाल के प्राथमिकता, छोटे शहरों में मजबूत रिश्ते,
ठीक है। पीढ़ियों के बीच संवाद में रुकावट के कारण क्या है? पीढ़ीगत अंतर धारणा सूचकांक ग्राम उम्र के बजाय शिक्षा निर्भरता और भावनात्मक दूरी से प्रभाविता दूरी भाई मतलब जैसे क्या है जैसे शिक्षा हो गई, निर्भरता भावनात्मक दूरी से प्रभाविता हो गई, संचार बाधाएं, युवाओं में व्यस्त जीवन है, अपना पब्लिक लाइफ हो जाती है, विषय और रिश्तों के अनुसार सहजता का स्तर अलग अलग होता है। पाठ्यक्रम में वृद्धावस्था के प्रति संवेदनशीलता, युवाओं के लिए प्रशिक्षण पहल जैसे डिजिटल बडी, ये याद करो क्या है डिजिटल बडी कार्यक्रम, समुदाय आधारित सहायता केंद्र, अंतरपूर्वी कार्यक्रम जैसे विजडम एक्सचेंज, ठीक है, समुदाय आधारित सहायता केंद्र है विजडम एक्सचेंज, ठीक है। और अगली हमारी है हाथ से मैला ढोने की प्रथा है। अभी उसमें हमने पढ़ी थी ना, जनजातियों के लिए कौन सी योजना आई थी हाथ से मैला ढोने को रोकने के लिए? नमस्ते योजना थी वहाँ पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत सिंह अन्य मामलों में हाथ से देखिए, ये भी जैसे अगर आप कहाँ गया, सॉरी ये था सुप्रीम कोर्ट बलराम सिंह बनाम 2023 मामले में हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा को, देखिए ये केस भी जैसे अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कौन सा था? बलराम सिंह भाई थे। देखो थोड़ा सा वैसे ऑफेंड मत होना, बट याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। बलराम सिंह बनाम भारत संघ थे, उन्हें मैला उठाने की कुप्रथा यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग जो थी उस पर जारी की गई प्रत्येक दिशा निर्देश से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है, ठीक है। बलराम सिंह यही था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है केंद्र सरकार से मैला उठाने की कुप्रथा जैसे रेलवे के चरणबद्ध उन्मूलन की नीतियाँ बनाई गई, श्रमिकों को या मृतकों के लिए पुनर्वास जैसे रोजगार, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण के बाद बढ़ा हुआ मुआवजा, सीवेज की सफाई के दौरान मृत्यु हो जाने पर 30 लाख रुपए, सीवेज की सफाई के दौरान दिव्यांग होने की स्थिति में 20 लाख रुपए की बात की हुई थी। समझ रहे हो? हाथ से मैला ढोने वाले को अगर मर गए तो 30 लाख, अगर दिव्यांग हो गए तो 20 लाख रुपए। हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान के लिए 1 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराए, 1 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय सर्वेक्षण का राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संघ बना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग बना, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना, केंद्रीय सरकार की समितियों, प्रशिक्षण और मॉड्यूल पोर्टल और डैशबोर्ड की स्थापना में समन्वय करेंगे। मैनुअल स्क्वेंजी के बारे में बताएं। हाथ से मैला उठाने हेतु व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास, ठीक है, उनके लिए हमने क्या किया, व्यक्ति को उनका पुनर्वास किया, ठीक है। और नियोजन की बात के लिए नियोजन, जो भी हाथ से मैला उठाने हेतु व्यक्तियों के नियोजन और का प्रतिशत उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अनुसार। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो स्कैवेंजिंग होती है उसके से तात्पर्य होता है व्यक्ति स्वच्छ शौचालय, शुष्क शौचालय या खुले में नाले या गड्ढे में या रेलवे ट्रैक आदि के पास मानव मल को हाथ से उठाने, किसी भी तरीके से निपटान के नियोजित करना है। यार मैनुअल हाथ से मैला उठाने वाली प्रथा है यार। 1993 से प्रतिबंधित कर दिया या संज्ञेय और गैर जवानी पर। अगर कोई भाई ऐसा करवाता है ना तो कैसा है, ये 1993 से बंद कर दिया गया और ये गैर जमानत मिल देगी। 775 जिलों में से 456 में अब मैनुअल स्क्वेंजिंग नहीं है। जनवरी 2025 की रिपोर्ट, ये याद रखिएगा, जनवरी 2025 में क्या हुआ, अभी एक रिपोर्ट आई है उसमें ये हुआ है कि 775 जिलों में से 456 जिले में 456 जिला, ठीक है, में मैनुअल स्क्वेंजिंग नहीं है। कुप्रथा जारी करने के लिए उत्तरदायी कारक क्या है भाई? हाथ से मैला उठाने कुप्रथा, कम डेटा उपलब्ध हो पाना, ठीक है। सांस्कृतिक प्रतिरोध, 97% से अधिक जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स अनुसूचित जनजातियों के हाथ हैं। 2021 का 90%, समझ, SC लोग 97% हाथ से मैला ढोल रहे हैं, ठीक है। उचित विनियमन का अभाव, कानूनों का सही से लागू नहीं है, सीवर का डिज़ाइन सही नहीं होना, ठीक है। हाँ सही है, सीवर का डिज़ाइन सही नहीं होगा तभी तो ये कर रहे हैं। सरकार द्वारा उठाए गए काम क्या है? देखो ये आ गया नमस्ते योजना 2, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड ये सीधे वो यार नमस्ते योजना 2013। विशेष संस्थाएं क्या है? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग बना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम बना, ठीक है। इसकी NHRC की जो ह्यूमन राइट्स जो अपना होता है उसकी कुछ सिफारिशें है। सफाई कर्मचारियों या हाथ से मैला उठाने के व्यक्तियों के बीच अंतर करना, ठीक है। डीस्लेजिंग, बाजार को सूचीबद्ध विनियमित करना, सुरक्षा उपकरण जागरूक कार्यशालाएं आयोजित करना, तकनीकी नवाचार, तकनीक हस्तक्षेप, केरल का बैंडिकोट, स्वचालित मशीन रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। स्वचालित मशीन है बैंडिकोट, ये पूछा गया है आंसर में डाल दो बैंडिकोट तो अच्छा है, आंसर आएगा। और क्या है? सफाई के बुनियादी ढांचे उन्नयन और समय समय पर सर्वेक्षण या पहचान सुनिश्चित करना। निष्कर्ष क्या होगा इसका? हाथ से मैला उठाने को प्रदर्शन समाप्त करने के लिए श्रमिकों को गरिमा में सुनिश्चित करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश जारी और तकनीक सहायता मिली है, बस, ठीक है।
देखिए आप लोग पढ़िए अब इसको, इसमें कुछ ज़्यादा है था नहीं, ये नमस्ते नमस्ते हम लोग पहले ही पढ़े चुके हैं। मेन यहाँ पर, सॉरी यार, मेन यहाँ पर है। देखिए अब ये अभी क्या है, विजडम एक्सचेंज वृद्धों की समस्या के लिए, इस वृद्धों के लिए ढेबर आयोग बना था। ठीक है, हमारे पास कितने सोशल मीडिया कितने परसेंट बुढ़े लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वृद्ध लोग हैं जो 41% है, उनके लिए योजनाएं कौन सी थी? अटल वयोवृत्त थी, फिर वो राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017 में आई थी। फिर इसके बाद 2 पोर्टल थे, कौन सा? एक स्केर्ड पोर्टल था, SCARD वाला पोर्टल था, एक SACG सेज वो इनिशिएटिव था, और शुभ भारत अभियान था। फिर उसके बाद वैश्विक प्रयास हमने 2 किए थे, मतलब कुछ एक तो वो रणनीति थी ना वैश्विक स्तर पर। जापान, जैसे जापान का स्वास्थ्य, जापान 21 कार्यक्रम, जापान का 21 स्वास्थ्य कार्यक्रम है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रणनीति 2016 से 2000 वैश्विक स्वास्थ्य रणनीति हमारी थी 2016 से 2020 थी। फिर वैश्विक स्तर पर हमने संयुक्त राष्ट्र मेडिट इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग, इस पे बात की थी। ठीक है, इस पे बात कर लेना, ये सब देख लेना आप। वृद्धों की देखभाल 70% बुजुर्ग परिवारों पर निर्भर है, ये भी डाटा देखो, लिखने में अच्छी चीज़ें हैं ये। 70% जो बुजुर्ग में डिजिटल निरक्षरता है। ठीक है, दिव्यांगजन परिभाषित कहाँ की है? RPWD एक्ट 2016 में हुआ था। ठीक है, और कोई ये याद कर लो, RPDW के नियम ये है दिव्यांगजनों के लिए। एक यहाँ भी ये है, हमारे बिना कुछ नहीं और हमारे बिना कुछ नहीं, हमारे बारे में कुछ नहीं और हमारे बिना कुछ नहीं, इस सिद्धांत पर नीतियों का निर्माण करना चाहिए। और देखो अभी दिव्यांगजनों में हमने अटैक बौद्धिक दिव्यांगता को भी शामिल किया गया है। और ठीक है, उसके बाद SC/ST के बारे में था, ST आयोग था, PM जुगा था, प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान जो है ST के बारे में था। PM श्री विद्यालय की तहत 100 होम स्टे 1 बनाना, स्किल सेल रोग है। ठीक है, अब आप लोग एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, अगर कोई समस्या हो कमेंट कीजिएगा बिल्कुल। ठीक है।